अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जम्मू कश्मीर की अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही हाई हो चुका है। जो हमारे युवा हैं कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर हम किसी युवा से बात करते हैं तो सबसे पहले तो उसके लबों पे एक ही जिक्र होता है, मेंटली स्टेबल नहीं है हम। तो हम आज इसी के लिए हम खास बातचीत करने आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रजिंदर कुमार जी मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे, जिस तरह से ये साइकेट्रिस्ट हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह है ये जो हमारा यूथ है ये इस तरह से डिप्रेशन में जा रहा है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक साइकेट्रिस्ट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाने की। तो अगर हम बात यहाँ से शुरू करें कि एक साइकेट्रिस्ट कैसे बाकी सब चीज़ों से डिफरेंट है, हाउ ए साइकेट्रिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ए न्यूरो सर्जन, न्यूरो साइकेट्रिस्ट, इन सब चीज़ों से किस तरह से वो अपना एक रोल अलग से प्ले करता है। नमस्कार। सब दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया ये सब चीज़ों पे बोलने का। साइकियाट्रिस्ट बड़ा आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो मन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, तो मनोचिकित्सक भी कहा जाता है। और मन से जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं उनको डील जो करते हैं उनको हम मनोचिकित्सक कहते हैं या साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बोलते हैं हम, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है, साइकेट्रिक नर्सिंग उसमें आती है। और कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं साइकेट्री के साथ, जैसे न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है। मानसिक जो बीमारियां हैं वो किस प्रकार होती हैं? अगर हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल है वो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है, वैसे मैं जानना चाहूंगी कि आम तौर पर कौन सी ऐसी मानसिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारियां तो बहुत मतलब मुख्तलिफ तरह की परेशानियां लेके लोग हमारे पास आते हैं, जैसे नींद की समस्या हो गई, मन उदास रहना, शक वहम होना, बेतुके विचार आना। तो मुख्तलिफ बच्चे हैं, बुज़ुर्गों के अपने इश्यूज़ हैं। जैसे अभी आपने जिस बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अपने इश्यूज़ हैं। लोग कोई अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी को घर में फैमिली मेम्बर्स से अच्छे रिलेशंस नहीं है, एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। वेरियस लाइफ स्टेजेस हैं, जैसे स्कूल चेंज हो रहा है, जॉब चेंज हो रही है, मैरिज हो रही है, मैरिज टूट रही है। तो ये सब जितने भी एडजस्टमेंट इश्यूज क्रिएट होते हैं, ये सब मानसिक बीमारियों, एग्जैक्टली बीमारी तो नहीं कहेंगे, पर ये मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट, तो ये सब मेंटल हेल्थ फील्ड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। कहीं न कहीं जो मानसिक बीमारियाँ हैं वो इन तनावपूर्ण स्थिति है जो उससे ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो इससे बचने के क्या रीज़न्स हैं कि किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं? अ, क्योंकि मानसिक बीमारियों की जो वजह है वो एक नहीं है। जैसे हम देखते हैं बॉडी की और कंडीशंस हैं, मलेरिया है तो जब तक मच्छर नहीं काटेगा उससे मलेरिया नहीं होगा। जब तक वो कीटाणु हमारे अंदर नहीं जाएगा तो मलेरिया नहीं हो सकता। लेकिन मन की परेशानियों में ये वन टू वन कोरिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी एक से ज़्यादा वजहें हो सकती हैं। कुछ जेनेटिक रीज़न हो सकते हैं, किसी को पिछली जनरेशन में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो जेनेटिकली आगे कैरी हो सकती है। फिर बच्चे को कैसा माहौल मिला है, हम जब पेट में होते हैं माँ के पेट में तो तब कैसा माहौल मिला है, पैदा होने के बाद कैसा माहौल मिला है, स्कूलिंग कैसे हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का लेना देना है। तो इसलिए हूबहू एक वजह जो है मानसिक बीमारियों की वो चिन्हित नहीं कर सकते हम। तो ऐसे बहुत सारी वजहें हैं, उस हिसाब क्या से। ये जिस तरह से आपने बताया कि ये पॉसिबल है कि ये एक जेनेटिक है, कि मानसिक बीमारी भी जेनेटिक हो सकती है, जैसे हमारी फैमिली में किसी को हो तो आगे किसी को हो सकती है, क्योंकि एक ये नई चीज़ है जो आज दर्शकों के सामने आई है। क्या हमारी फैमिली में अगर किसी को मानसिक तनाव हो, जिस तरह से हम बात करें, तो क्या आगे भी जो हमारी फर्दर स्टेजेस आएंगी उन्हें भी ये रहेगी? हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है। कुछ बीमारियों में ज़्यादा रिस्क है कि वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं, कुछ में कम है। जैसे अल्कोहल की एडिक्शन है या अल्कोहल डिपेंडेंस है किसी को, तो उसमें काफ़ी बार हम देखते हैं कि फैमिली में किसी ना किसी को अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल डिपेंडेंस वो देखने को मिल जाती है। वैसे और मानसिक बीमारियां हैं, एंग्जाइटी की बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, तो फैमिली में हमको कई बार हिस्ट्री मिलती है और ये प्रूवन फैक्ट है। और कई कंडीशंस जो हैं उनमें उतना जेनेटिक्स का रोल नहीं है, जैसे एडजस्टमेंट इश्यूज हैं। तो हर चीज़ में तो
जेनेटिक्स जो है वो रोल नहीं प्ले करेगी, एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो कोई अगर मान लो जेनेटिकली अगर प्रीडिस्पोज्ड है, लेकिन एनवायरनमेंट उसको अच्छा मिल जाता है, तो फिर वो उतना हावी नहीं हो पाएगी। मान लो किसी को जैसे फैमिली में हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो अगर उसको माहौल सही मिल जाए तो हो सकता है काफ़ी देर तक वो उससे डील कर पाए। पर वहीं अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिले, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है और ऊपर से फैमिली हिस्ट्री है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है परेशानी। तो वैसी जो कंडीशंस वो मेंटल हेल्थ कंडीशंस में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे जिस तरह से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, आपकी काफ़ी बातचीत होती होगी उनसे, कितना टाइम तक उनको ये मेडिसिन लेनी पड़ती है? और हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि जो ये मेडिसिन लेते हैं उनको काफ़ी शिकायत रहती है कि हमें नींद आती है। ये किस हद तक सही है कि जो इस मेडिसिन लेते हैं उन्हें काफ़ी देर देर तक मतलब सोना पड़ता है, तो कई लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। नहीं, ऐसा एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत सारी जो साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं, उनके सिडेशन या उसको जैसे उनकी काफ़ी नींद है, शिकायत रहती है कि नींद रहे। उससे नींद तो कई बार एक से ज़्यादा अगर दवाई देनी पड़ती है, तो उससे वो नींद आने वाला जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए, लेकिन अगर बड़ा हम समझ के किसी को दवाई दें और नपे तुले तरीके से दवाई दें, तो इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें मतलब सोचने की, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एक मिथ हाँ, है ना कि अगर हम ये दवाई लेते रहेंगे तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, ये किस हद तक मतलब जो लोगों में ये मिथ है? हाँ, डेफ़िनेटली इन दवाइयों का ब्रेन पे असर तो है ही। और बाकी भी बीमारियों के लिए मेडिसिन दी जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए दवाई दी जाती है। तो वो भी काफ़ी देर चलती है, तो उसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दवाई की आदत हो गई है। आदत होना और एक ज़रूरत होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है आदत और ज़रूरत में। तो मन की परेशानियों को ठीक करने के लिए हम जब दवाइयाँ देते हैं, तो उससे इम्प्रूवमेंट जब एक अरसे तक इम्प्रूव्ड हो जाता है कोई इंसान, तो फिर एक अटेम्प्ट, हम एक कोशिश ज़रूर करते हैं कि उसको किसी तरीके से दवाई, मान लो किसी को ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम एंग्जाइटी प्रॉब्लम हुई है या डिप्रेशन हुआ है, क्लिनिकल डिप्रेशन, जो काफ़ी दिन से खुद से जो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। ऐसे नॉर्मली मतलब कॉमनली लोग वर्ड डिप्रेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जो डिप्रेशन, हम जिसको डिप्रेशन मानते हैं उसको क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। कि काफ़ी दिन से कम 2-3 हफ्तों से जब आदमी उदास रह रहा हो, कोई वजह भी खास समझ नहीं आ रही हो, और खुद की जो उसकी अटेम्प्ट्स हैं ठीक होने की, वो कारगर नहीं हो रही हो, तो उसको क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर किसी को होता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि साल भर के आसपास, 8-10 महीने या साल भर के आसपास अगर वो मेडिसिन पे ठीक रहता है, तो फिर मेडिसिन धीरे से हम बंद कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि वो फर्स्ट मेडिसिन से ही उसकी कम डोज में ही ठीक हो जाता है, और फिर बीच में वो खुद से भी एफर्ट्स जो हैं वो ट्रीटमेंट में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि दवाई उसकी बंद हो पाएगी। अगर किसी की ज़रूरत उसकी आदत बन जाए तो उसके लिए क्या कुछ आप करते हैं कि अगर उसको मेडिसिन ज़रूरत पड़े, बाद में ये ज़रूरत उसकी आदत बन जाए, तो उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं? हाँ, फिर उसके बाकी जो उसके जीने के तरीका है, उस पे हम बातचीत करते हैं कि सब लोगों में तो ये आदत, दवाई की आदत सब लोगों में नहीं होती। बहुत सारे लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं, नींद के लिए भी ले रहे होते हैं दवाई, पर सबको आदत नहीं होती। कुछ इंडिविजुअल्स का नेचर आप कह सकते हैं, पर्सनैलिटी कुछ प्रोन होते हैं। तो ये जब बातचीत करते हैं हम, या पास्ट हिस्ट्री या फैमिली मेम्बर से जानकारी लेते हैं, तो एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंडिविजुअल में आदत होने के रिस्क ज़्यादा हैं। तो उसमें किसी तरीके से उसको बिहेवियरली उसको हम बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं, और मेडिसिन को जकदम से हम कोशिश करते हैं कि बंद ना किया जाए। उससे डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स आते हैं, तो जिसको अगर सही से टैकल नहीं किया जाएगा, तो वो खुद से मरीज़ मेडिसिन वो कंटिन्यू कर सकता है। जिस तरह से आपके प्रोफेशन में मेंटली फिट होना, मेंटली हेल्थ उसकी किस तरह से मायने रखती है कि किस तरह से वो मेंटली फिट रहे, कितना ज़रूरी है ये? ये तो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मानसिक तौर पर फिट नहीं होंगे, तो हम सोसाइटी में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। शारीरिक तौर पर तो हमें फिट होना ही है, और उस पे एम्फोसिस भी बहुत ज़्यादा है। पर मानसिक सेहत उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, या कोई भी इंडिविजुअल जो काम कर रहा है, तो उसकी अगर ज़हनी सेहत ठीक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना 100% काम पे नहीं दे पाएगा।
तो जिससे काम सफ़र होगा। तो इसलिए भी मानसिक सेहत जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। जिस तरह से हमने शुरुआत में ही आपसे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो वो बहुत हाई है। जिस तरह से मैं आपकी प्रोफ़ेशन को लेकर बात करूँ, हमने एक स्टोरी कवर की थी मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट की। अगर हम उनसे बात करें तो आज वो भी डिप्रेशन में हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो किसी भी फील्ड में हो सकती है, पर ये आपके कुछ प्रोफ़ेशन से हाँ, कोरिलेट करता मेरे हुआ? मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तो इवन डॉक्टर्स में भी कह सकते हैं, नर्सेस में कह सकते हैं। अब रिसेंटली मेरे कांटेक्ट में मेडिकल असिस्टेंट जो ये कोर्स हमारे जम्मू में प्रोवाइड कर रहे थे, इनफैक्ट अभी भी ये कोर्स एग्जिस्टेंस में है। तो 370 आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद ये अनसर्टनिटीज़ में है। तो मैं काफ़ी सारे ऐसे बच्चों से मिला हूँ और ये मे बी ये थाउजेंड्स में है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक आप सिस्टम ऐसा क्रिएट हो गया है कि किसी को पढ़ा लिखा के फिर आप खाली बैठने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है ये। तो इसको जब तक पॉलिसी मेकिंग में एड्रेस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आदमी अपने लेवल पे कोपिंग स्किल कितनी देर तक वो अ, अपने कोपिंग स्किल्स को अलाइव रख पाएगा। कभी तो उसका वो सब्र का बांध जो है कभी तो टूटेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में वो हादसा होने से पहले पहले से ही अगर संभल जाएं तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और रादर मैं जब मेरी बात ऐसे ही एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, तो मुझे पता चला कि इसमें क्या नुआंसेस हैं और सिस्टम कैसे फेल कर रहा है इस चीज़ को। तो जो मेडिकल असिस्टेंट ऑब्लिक फार्मासिस्ट का उन्होंने जो ये डिग्री बना दिया, तो उस पे खुद ही कई सवालिया निशान जो हैं वो लग गए। अब जो उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे उसमें फार्मेसी में एम फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पर अगर जो मेडिकल असिस्टेंट ऑब्लिक फार्मासिस्ट हैं उनका पॉइंट हम देखें, तो ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो फार्मेसी या मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एक्चुअल में ट्रेंड है ही नहीं। रादर फार्मेसी एक्ट में पढ़ रहा था, मैं आपको रादर दिखाना ही चाहूँगा। फार्मेसी एक्ट जो मैं पढ़ रहा था, जे.एंड.के फार्मेसी एक्ट 2011 जो है, इसके चैप्टर 3 में जो पॉइंट नंबर 18 है क्वालिफिकेशन को लेके कि एक फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो उसमें जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, एक तो है कि या तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, या डिग्री होनी चाहिए साइंस में जिसमें केमिस्ट्री कंपलसरी है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग को डिस्पेंस करने का। तीसरा उन्होंने लिखा है कि कोई भी एग्जामिनेशन जो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट से, और 10th जो क्वालिफिकेशन है उसको कंपेयर कर दिया गया ग्रेजुएशन के साथ। 10th प्लस एंगेज्ड इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स एनीवेयर इन हॉस्पिटल क्लिनिक एटसेट्रा। अब ये वर्ड जो एंगेज्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो इंटरप्रेटर के ऊपर ही है कि एंगेज किस तरीके से, जहाँ पे ड्रग्स डिस्पेंस हो रहे हैं क्या वो वहाँ पे खड़ा रहता है, बैठा रहता है, या एक्चुअल में ड्रग डिस्पेंस करता है। तो एंगेज का मतलब जो है ये क्लियर नहीं है। और हम किसको इक्वेट कर रहे हैं, 10वीं के साथ हम एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं ग्रेजुएशन का। तो 10th प्लस 2 years 12वीं प्लस 3 years ऑफ साइंस जो केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस 2 years, तो टोटल मिला के मेट्रिकुलेशन के बाद 5 और 2 7 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं पे आप मेट्रिकुलेट को कंपेयर कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम के फ्लॉज तो हैं। तो अब ये बहुत ट्रिकी सा इशू है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। आई थिंक ये अथॉरिटीज़ इस पे ज़रूर, अगर मैं अपनी जगह सही बोल रहा हूँ तो अथॉरिटीज़ को एक बार इस पे ज़रूर सोचना चाहिए कि आप ट्रेनिंग करा के सब कुछ, उनका इन्वेस्टमेंट है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, पैसे का इन्वेस्टमेंट है, तो दे आर एट रोड्स। क्या मतलब अपनी तरीके से क्या कर सकते हैं, कितना ही पेशेंस, कितना ही वो ये सब। आने वाले समय में आप साइकियाट्रिस्ट को किस तरह से देखते हैं? क्या फ्यूचर है साइकियाट्रिस्ट का? मेरा जितना अभी तक का तजुर्बा रहा है या मैं जो समझता हूँ, ज़्यादातर लोग जो समझते हैं साइकेट्री को, साइकेट्री स्टार्ट ही वहाँ से होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको
ड्रग्स या मेडिसिन्स के तौर पर नहीं समझ सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डील भी नहीं कर सकते हम। तो साइकेट्री अभी तो एक इमर्जिंग फील्ड है, ऑल्दो इतना नया भी नहीं है, बट अभी ये इमर्जिंग फील्ड है। इसमें जो फ्यूचर है कम्युनिटी साइकेट्री को लेके है कि विलेजेस में जाके जब वहाँ पे किसी इंडिविजुअल को हम ट्रीट कर पाएंगे, उसका जो इम्पैक्ट होगा उसके कंपैरिजन में कुछ और इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। जो स्टिग्मा एक है मेंटल हेल्थ को लेके, स्टिग्मा है जो कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, और ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि शायद बातों से ठीक हो जाता है। ठीक है, बातें करना एक हमारे ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। किसी को समझना है तो उससे बात करनी पड़ेगी, किसी को समझाना है तो उसको भी बात करनी पड़ेगी। तो बातें करना जो है वो एक प्री रिक्विजिट है, वो एक प्राइमरी फेज़ है, वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये मिथ्स जो हैं ये किसी तरीके से तोड़े जाएं। विलेजेस में जाके, पेरिफेरी में जाके जब पेशेंट ठीक होंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आई थिंक आने वाला समय जो है टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होने वाला है। अभी तो अ, कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो रिसर्च तक ही सीमित हैं। तो आने वाले समय में जब वो टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल होगी फ्रीली, तो हम और अच्छा कर पाएंगे इसमें। एट द एंड आप पब्लिक को क्या एडवाइस देंगे इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? मेरा यही एडवाइस रहेगा कि अर्ली साइंस जो हैं मेंटल इलनेस के, वो जल्दी से मतलब पहचाने जाएं। स्कूल्स में आदमी घर पे पहचान सकते हैं, स्कूल्स में या जॉब प्लेसेस पे कलीग्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं। तो जितना जल्दी ये आइडेंटिफाई होंगे उतना जल्दी हम इनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाके, चाहे वो काउंसलिंग हो या एडवांस केयर की ज़रूरत हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार, साइकेट्रिस्ट हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी बिल्कुल बरकरार रखना है, तो हमारा भी यही उद्देश्य था आज इनके पास आने का। जिस तरह से हमारे यूथ की बहुत सी शिकायतें होती हैं कि डिप्रेशन, ये इसे डिप्रेशन नहीं, हम क्लिनिकल डिप्रेशन ज़रूर कह सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।